हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हम यूनिट 1 के प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम यूनिट 2 की तरफ मूव करेंगे। तो यूनिट 2 हमारी जो है जिसका नाम है मेटल कटिंग। ठीक है, तो मेटल कटिंग या मशीनिंग एक बात ही होती है, मशीनिंग और मेटल कटिंग। तो ये है हमारी क्या यूनिट 2। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर यूनिट 2 का आज ये पहला लेक्चर है, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटल कटिंग की, इससे पहले हमने कास्टिंग पढ़ा, फॉर्मिंग पढ़ा। कास्टिंग में क्या होता था कि हम मेटल को मोल्ड करते थे, मेटल को लिक्विफाइड करते थे। उसके बाद क्या करते थे, हम उसे जो भी हमारी कास्टिंग कैविटी हम बनाते थे उसमें डाल के उसको सॉलिडिफाई करते थे। देन वो क्या होती थी हमारी, वो प्राइमरी स्टेज थी, उसे हम बोलते थे कास्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमने फार्मिंग पढ़ा। फार्मिंग में हम क्या करते थे कि किसी भी फोर्स लगा के उसकी क्या करते थे, हम शेप चेंज करते थे। ठीक है, फोर्स लगा के हम उसकी शेप चेंज हम करते थे, जिस भी शेप हमको रिक्वायर्ड चाहिए होता था उस शेप में हम उसे कन्वर्ट करते थे। अब हम बात करते हैं मेटल कटिंग की या मशीनिंग की। तो मशीनिंग क्या होती है, बेसिकली मशीनिंग में हम चिप रिमूव करके जिस भी शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम मटेरियल जो एक्सेसिव मटेरियल होता है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी है, डेफिनेशन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिजायर्ड शेप एंड डायमेंशन ऑफ द एक्शन ऑफ द मेटल रिमूवल इन फॉर्म ऑफ चिप्स। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमें शेप चाहिए होती है, डिजायर्ड शेप एंड साइज, जो डायमेंशन चाहिए होती है हमें किसी भी मेटल, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसमें क्या करते हैं, मेटल रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, इसके ऊपर अगर एक्सेसिव मटेरियल है, हमको इसमें जो हमको अगर ये 11 मीटर की है, हमको 10 मीटर की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर इसमें क्या कर देंगे, इसके ऊपर मशीनिंग कर देंगे, कटिंग कर देंगे। जो भी उसके ऊपर की जो चिप जो भी लेयर होगी उसको हम चिप फॉर्मेशन के थ्रू रिमूवल कर देंगे मेटल का। तो हमारी वो कितने सेंटीमीटर की मिल जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर जो भी एक्सेसिव मटेरियल होता है, हमको अनवांटेड होता है, तो हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, मशीनिंग या मेटल कटिंग। ठीक है, मेटल कटिंग के यहाँ पर 2 टाइप्स के टूल हम यूज करते हैं। मेटल कटिंग भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मशीनिंग में बेसिकली जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड सेकंड वन क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, नाम से ही भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्यों इसे बोल रहे हैं और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्यों इसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मतलब कि इसमें जो कटिंग एजेस होती हैं वो क्या होती है, एक होती है। ठीक है, मतलब कि कटिंग एजेस, जो कटिंग एज है वो क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, एक कटिंग हुई होती है। जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है, मोर देन वन जो कटिंग एजेस होती हैं यहाँ पर क्या होती हैं, एक से अधिक होती हैं। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा, जब अगर एक से ज़्यादा अगर कटिंग एजेस होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब आप कह रहे होंगे कटिंग एजेस इसका मतलब क्या है, तो जैसा कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो मैं इसको अभी आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा टूल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टूल है। तो टूल क्या कर रहा है, टूल यहाँ पर जो इसका जो भी टिप है टूल की, वो क्या कर रही है, इसको काट रही है। तो अगर कोई एक एज अगर किसी भी मेटल को काट रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, अगर हमारा जो मेटल है वो कई अलग अलग एजेस से कट रहा है, ठीक है, कई एक ही बार में जो है कई ऑपरेशंस उस पर हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अपने फ़ायदे होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के भी अपने अपने डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस होते हैं। तो मोस्टली प्लेसेस में हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ अगर बात करूं मैं इसके, तो कुछ इसके टूल की अगर बात करें तो जैसे टर्निंग हो गई, ठीक है, टर्निंग हो गया, शेपिंग हो गई, ठीक है, कट टर्निंग हो गया, शेपिंग हो गया, ये क्या है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, टर्निंग हो गया या शेपिंग हो गया, ये क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। जबकि डबल पॉइंट कटिंग टूल की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, ड्रिलिंग हो गया हमारा। ड्रिलिंग की अगर बात करें, ड्रिलिंग में क्या होता है,
हम एक हमारे पास अगर मेटल की सीट है उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, तो उसमें जो हम अगर उसका जो जिस भी डायमीटर का होल बना रहे होते हैं तो उसमें एक बार में जो है वो चारों तरफ उसके डाया के जो चार पैरीमीटर पे क्या करता है, कटिंग करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं, ज़्यादा टूल्स होते हैं, एजेस जो होती हैं कटिंग की वो ज़्यादा होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, इसमें जैसे टर्निंग हो गया, शेपिंग हो गया, जैसे इसमें जो कटिंग एज होती है वो सिंगल होती है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो हमारा चिप, जो भी हमारा मशीनिंग में बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यूज करते हैं जिसको, वो हम कुछ इस डायग्राम से हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने मान लिया कि ये हमारा कोई भी जो मटेरियल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिस पर से हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मटेरियल रिमूव कर रहे हैं तो हमने माना कि ये पूरा का पूरा मटेरियल था। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो टूल है वो क्या करता आ रहा है, कटिंग करता आ रहा है, इसकी मशीनिंग करता हुआ आ रहा है। तो इसकी जो ये वाली एज हो गई वो क्या हो गई, डिफॉर्म्ड और मशीन्ड सरफेस। ठीक है, ये वाली कौन सी सरफेस है, जिसकी मशीनिंग हो चुकी है। और ये वाली सरफेस कौन सी है, इसकी बात करें तो ये वाली सरफेस कौन सी हो जाएगी, अनडिफॉर्म्ड और अनमशीन्ड सरफेस। ठीक है, ये वाली सरफेस कौन सी हो गई, जिसका अभी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, जो भी जिसकी मशीनिंग नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ से मशीनिंग होती हुई आ रही है, ये वाली सरफेस कौन सी हो गई, जिसकी अभी मशीनिंग या डिफॉर्मेशन जिसका नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टूल है, ये हमारी क्या है, चिप फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारी चिप है। ठीक है, आपने बहुत जगह देखी होगी, लाइक एग्जांपल में आपको अगर मैं बताऊं, आप किसी भी अगर कोई भी ऐसे लकड़ी समझ लीजिए, आपने अगर आपको अगर ज़्यादा ही डीपली अगर समझते तो लकड़ी, अगर जब हमारे घर में जब फर्नीचर बनता है तो क्या होता है, वो लोग मशीन उसको कर रहे होते हैं उसकी। ठीक है, तो ऊपर से तो उसमें क्या होता है, हल्का हल्का जो बुरादा निकल के आता है जो वुड का। ठीक है, तो वो चिप्स निकल के आती हैं छोटी छोटी। तो उसी तरह से आप मेटल को समझ लीजिए, जो छोटी छोटी चिप्स निकल के आती हैं। आप अभी, हाँ, आप तो वर्कशॉप में भी गए होंगे, तो वर्कशॉप में आपने ये जो किया होगा, आपने जो लेथ मशीन पे काम किया होगा, तो लेथ मशीन पे जब आपने अपना ऑब्जेक्ट लगाया होगा तो उसमें छोटी छोटी चिप का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उसको ये बोलते हैं हम चिप। तो जैसे कि ये चिप यहाँ से क्या कर रही है, निकल रही है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा शियर प्लेन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शियर प्लेन। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, शियरिंग हो रही है, जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारी सीट है, उससे क्या हो रहा है, ये यहाँ से चिप फॉर्म हो रही है, ये हमारा क्या है, शियरिंग हो रही है, तभी तो ये चिप ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा टूल हो गया, ये चिप हो गई। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, तो अगर मैं एक यहाँ पर नॉर्मल खींचूँ, ठीक है, ये हमने क्या खींच लिया, एक नॉर्मल खींच लिया। ठीक है, अब नॉर्मल खींचने के बाद अगर मैं बात करूँ कि इस नॉर्मल से, जो ये मैंने नॉर्मल खींचा है, इस नॉर्मल से अगर मैं बात करूँ कि, हाँ, इसकी भी बात कर लेता हूँ कि जो ये है टूल। ठीक है, टूल को जो इसकी ये वाली जो सरफेस होती है, ठीक है, ये वाली जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक सरफेस। ठीक है, जो कटिंग करने ऊपर वाली, और ये वाली जो सरफेस होती है टूल की, इसको हम बोलते हैं रिलीफ सरफेस। ठीक है, ये वाली जो सरफेस होती है ऊपर वाली टूल की, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक सरफेस। और ये वाली जो सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं रिलीफ सरफेस। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। और ये जो इसके जो यहाँ पर जो हमने नॉर्मल डाला है, इस नॉर्मल से जो रेक सरफेस की जो बीच में जो बन रहा एंगल होता है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, इसको हम बोलेंगे रेक एंगल। ठीक है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को भी लिख रखा है, इसको हम बोलेंगे रेक एंगल। और ये जो अनडिफॉर्म्ड और मशीन्ड सरफेस है और रिलीफ सरफेस के बीच क्लियरेंस एंगल, ठीक है, गामा, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। और अगर मैं इसकी मशीन, डिफॉर्म्ड मशीन जो सरफेस है हमारी, अगर मैं यहाँ पर हुई नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको डॉट डॉट खींचूँ तो ये जो बन के आ रहा है, ठीक है, ये शेयर प्लेन इसको बोलेंगे
ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है शियर का, इसको बोलेंगे हम फाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है शियर एंगल। ठीक है, शियर एंगल ये हमारा हो जाता है। अगर मैं इसकी नोटेशंस को लिख दूँ, इसकी नोटेशंस को मैं कहाँ पे लिखूँ, लेस आर द कटिंग फोर्सेस, 1 सेकेंड। अच्छा, इसकी जो मैं रुकिए, इसको मैं हटा के थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ। लेस आर कटिंग फोर्सेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी जो भी हमें टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूं, हाँ, और एक चीज़ और कि ये जो क्या है, ये यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगी हमारी चिप थिकनेस, ये हो जाएगी हमारी अनमशीन्ड सरफेस की जो भी थिकनेस होगी वो हमारी T1। चलो बाकी अगर फाई की बात करें तो फाई क्या हो जाता है हमारा, शियर एंगल। जो हमारा अल्फा है, अल्फा क्या हो जाता है, रैक एंगल। और जो हमारा गामा हो जाता है वो क्या होता है, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एंगल्स हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं रेक सरफेस, इसको हम बोलते हैं रिलीफ सरफेस। डायग्राम के थ्रू आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा। इस रैक एंगल की मैं डेफिनेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि रैक एंगल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो रैक एंगल यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ बनाया था सेम लिख रखा है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल कॉल्ड द रैक फेस। जो फेस है इसका उसको क्या बोलते हैं, रैक सरफेस। ठीक है, रैक फेस या रैक सरफेस, इट इज़ द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल कॉल्ड द रैक फेस एंड नॉर्मल टू दी मशीनिंग डायरेक्शन। जो मशीनिंग की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम मशीनिंग कर रहे हैं तो उसका जो नॉर्मल होगा उसके और रैक सरफेस के बीच में जो रैक फेस के बीच में जो बन रहा है एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक एंगल। ठीक है, हाइयर द रेक एंगल बेटर इज द कटिंग, लेस आर द कटिंग फोर्सेस। देखिए आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ तो लाइक अगर मैं मान लूँ कि ये हमारा एक कटिंग सरफेस है। ठीक है, इसको इसकी हम मशीनिंग करना चाह रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा कटिंग जो भी टूल है वो हमारा है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ आपसे कि जब आप इसको इस तरीके से काटेंगे, फिर आप अगर इसको इस तरीके से काटें, इस तरीके से काटें, अगर इस तरीके से काटें, तो सबसे ज़्यादा फोर्सेस कब लगेंगे, सबसे ज़्यादा फोर्सेस तब लगेंगे ना जब हम इसको क्या कर देंगे, नॉर्मल इसका जो रैक एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये काटेगा, इसको नहीं काट पाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका एंगल क्या होता, जैसे जैसे इसका एंगल क्या होगा हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये 0 है, सॉरी, ये जब एंगल होगा इसका तो ये क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो जैसे जैसे ये एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा क्या होगा, हमारा जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। और जो भी हमारी जो बेटर इज़ द कटिंग, जो कटिंग होगी वो क्या होगी, और अच्छी होती चली जाएगी। अब आप बात करें कि इस तरीके से अगर हमारा कोई काट रहा होगा तो कम फोर्सेस लगेंगे और क्या होगा, कम फोर्सेस लगेंगे, और जो है हमारी जो कटिंग भी होगी वो क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि हाइयर द रैक एंगल बेटर इज द कटिंग एंड लेस आर द कटिंग फोर्सेस। इंक्रीजिंग द रैक एंगल रिड्यूसेस द मेटल बैकअप। ठीक है, रिड्यूसेस द मेटल बैकअप। ओके, तो ये था हमारा रैक एंगल। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये बात रही रैक एंगल की। नेक्स्ट आपको क्लियरेंस एंगल और शियर एंगल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी हमने रैक एंगल की बात की थी, तो रैक एंगल के बाद बात आती है क्लियरेंस एंगल की। क्लियरेंस एंगल जो कि यहाँ पर जो ये टूल है और जो हमारी मशीन्ड सरफेस है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गामा, दैट इज क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों ये ज़रूरी होता है, कितना ये रखा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द मशीन्ड सरफेस एंड द अंडर साइड ऑफ द टूल कॉल्ड रिलीफ फेस। जो भी टूल की जो अंडर फेस होती है, अंडर साइड की जो फेस होती है, लाइक जिसे हम बोलते हैं रिलीफ फेस या क्लियरेंस फेस। ठीक है, तो उसके बीच में और जो मशीन्ड सरफेस है हमारी उसके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल।
क्लियरेंस नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि जो मशीन सरफेस है और टूल के बीच में क्या रखा जा रहा है, थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जा रहा है, थोड़ा सा गैप छोड़ा जा रहा है, जिससे अगर ये क्लियरेंस ना हो तो क्या होगा कि जो हमारा टूल है वो क्या करेगा, मशीन सरफेस से रब करेगा, मशीन सरफेस से बार बार इसको बार बार टच करेगा, जिससे क्या होगा, ये मशीन सरफेस हमारी कौन सी है, जो हम जिसको हमें डिजायर्ड है, जो हमें चाहिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो हमको मिलता है मशीनिंग की हुई, अगर ये उससे टच करेगा तो ये उसको भी क्या करेगा, ख़राब करेगा, प्लस हमारे कटिंग फोर्सेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसीलिए जो है हमारे लिए क्लियरेंस बीच में दिया जाता है कटिंग टूल के, इसी को बोलते हैं क्लियरेंस, जितना एंगल दिया जाता है उसी को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द मशीन सरफेस एंड द अंदर साइड ऑफ द टूल कॉल्ड रिलीफ फेज। ठीक है, सेकंड वन अगर बात आती है, क्लियरेंस एंगल इज प्रोवाइडेड सच दैट द टूल विल नॉट रब द मशीन सरफेस। वही बात आगे जो बता रहा था मैं अभी कि ये इस तरीके से दिया जाता है कि जो हमारी मशीन सरफेस है उसको रब ना करे। ठीक है, तो अगर रब करेगा तो क्या होगा, फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ। अभी हमने मशीनिंग की, पीछे से जो टूल आ रहा है वो भाई साहब ख़राब करते हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि हम एक रोड डाल रहे हैं सीमेंटेड, और रोड डालते हुए हमने रोड कंप्लीट कर लिया और पीछे से क्या आ रहा है, हम चलते हुए आ रहे हैं, तो रोड तो ख़राब होता हुआ आएगा ना, बना भी आपने दिया और ख़राब भी आपने कर दिया। तो इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा हम क्लियरेंस देते हैं, जिससे हमारी जो मशीन सरफेस होती है वो क्या होती है, सेफ रहती है। ठीक है, ए वेरी लार्ज क्लियरेंस एंगल रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ टूल टिप। अब बात आती है कि भैया आपने क्लियरेंस तो दे दिया, लेकिन क्लियरेंस कितना देंगे, ये भी तो बात आएगी। अब हमने बात की, हमने क्लियरेंस इतना दे दिया, आप कह रहे हो नहीं साहब हम तो इतना देंगे, इस टूल फेस को हम यहाँ पर रखेंगे। अगर आप इस टूल फेस को यहाँ पर रखेंगे तो सबसे बड़ी बात कि जो टूल टिप है हमारी, जिससे वो कटिंग जो एज है यहाँ वाली, तो वो क्या होगी, अगर आप ऐसा रखेंगे, अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से काटें, ठीक है, जैसे कि अगर फावड़ा ही है, फावड़ा अगर आप सीधा चलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, जबकि आप फावड़े को अगर इस तरीके से चलाएंगे तो क्या होगा, कम फोर्सेस आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम इसको जो हमारी टूल टिप होती है वो हम इतनी ज़्यादा भी नहीं रखते, हम उसको क्या करते हैं, इतना क्लियरेंस छोड़ते हैं कि हमारा जो मशीन सरफेस है बस उससे टच ना करे। ठीक है, बस उससे टच ना करे, और बाकी तभी जो इसका एंगल होता है वो नॉर्मली क्या होता है 5 to 6 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ठीक है, 5 to 6 डिग्री आप अगर देंगे तो आप नॉर्मल, आपको बस एक छोटा सा गैप दिखाई देगा। ठीक है, वही रखा जाता है जिससे कि मशीन सरफेस को रब ना करे। ठीक है, ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो हमारी टूल टिप होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ज़्यादा इसको क्लियरेंस एंगल को ना रखें, सिर्फ 5 से 6 डिग्री के बीच में हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ये पूरा बताया कि ये वर्क पीस होता है, ये जो T1 हमारा ये जो क्या है, ठीक है, तो ये हमारा रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल। शियर एंगल आप समझ ही रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हम, अगर हम शियर एंगल की बात करें तो डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आप जनरली समझ रहे होंगे कि जिस डायरेक्शन में हम कटिंग कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर हम एक नॉर्मल खींचें, उस नॉर्मल खींचें तो जो शियर प्लेन है और जिस डायरेक्शन में हम जो कटिंग कर रहे हैं मशीन सरफेस की जो लाइन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, फाई, डेट इज शियर एंगल। ठीक है, शियर एंगल। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जो भी ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं उसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हम ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जी है वो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती हैं किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन की वो हमने डिस्कस की थी। अब हम जो है ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग, हम जो हमारी जो कटिंग प्रोसेस होती है उसमें जो कटिंग कर सकते हैं हम दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होती है ऑर्थोगोनल कटिंग, दूसरी होती है ऑब्लिक कटिंग। तो हम ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग के बारे में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए गाइस, जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चन होता है ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग, ये लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मैंने देखो वो एक जो इसका है फ़ोटो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको शायद समझ में आ रहा हो, 3D पिक्चर जो है इसी से आपको समझ में आ सकता है, बाकी ये तो 2D से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग को। तो ऑर्थोगोनल कटिंग आप नाम से समझ रहे हो, ऑर्थोगोनल मतलब कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर इस तरीके से जैसे कि हमारा यही कटिंग, लाइक अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये बुक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमको इसको यहाँ से काटना है। ठीक है, यहाँ से काटना है तो हम क्या करें, हमारा जो भी हमारा टूल है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी बुक हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टूल हो गया।
तो टूल को अगर हम इस तरीके से रखें और फिर हम इसको काटने की कोशिश करें, ठीक है, इस तरीके से अगर हम काटेंगे तो जो हमारी चिप फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होता है, चिप फॉर्मेशन। देखिए चिप फ्लो इज नॉर्मल टू द कटिंग एज, जो भी कटिंग एज होती है उसकी नॉर्मल जो है चिप फ्लो होती है। तो ये जो डायग्राम है वो मैंने ऑर्थोगोनल कटिंग का यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ पर जो कटिंग एज होती है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रैवल। अगर टूल हमारा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसी के जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी हमारी कटिंग टू एज, जो भी टूल की एज होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन के, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ऑब्लिक कटिंग में, द कटिंग एज इज इंक्लाइंड एट एन एंगल विद द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ टूल। जो भी हमारा नॉर्मल होगा उसके इंक्लाइंड होगी, उसके कुछ ना कुछ एंगल पे बन रही होगी। अब लाइक हम अगर समझ लें इस बुक के से ही, तो ये हमारा कटिंग टूल है, तो ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, तो ये कुछ इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे क्या कर रहा होगा, कटिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑब्लिक बनता है, ऑब्लिक आप समझते ही हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा होगा, तो नॉर्मल से अगर कुछ एंगल बना रहा है, जैसे कटिंग एज इज इंक्लाइंड एट एन एंगल विद द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ए टूल। अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम से तो आप समझ रहे होंगे, ये यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। और जो हमारा कटिंग टूल है, जो हमारा टूल है वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एंगल पे जो है कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में जो हमारा कटिंग टूल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल कटिंग। सेकेंड पॉइंट आता है कि द कटिंग एज क्लियर्स द विथ ऑफ द वर्क पीस ऑन ईदर एंड्स। जो भी वर्क जो हमारी एज होती है वो क्या करती है, जो भी हमारा वर्क पीस होता है उसके इधर दोनों एंड को क्या करती है, क्लियर करती है। जैसे कि अगर हम मान लें कि हमारी ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, तो हम इसको जो भी टूल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, कुछ इस तरीके का बनाएंगे। ये जो इसके पूरा का पूरा जो है हमारा क्या होगा, उसको क्लियर करती हुई चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा कटिंग टूल क्या होता है, साइडों को छोड़ भी सकता है। साइडों क्या होती हैं, पूरी तरह से क्लियर नहीं भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं। वो हमारा क्या डिपेंड करता है टूल पे, कि हमारा जो टूल है वो किस तरीके का बना हुआ है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर टूल की टिप क्या है, इस बुक के इतनी ही है, तो क्या होगा, वो क्लियर करते हुए चलेगा। अगर इस टूल की टिप अगर उस वर्कपीस की विड्थ से क्या होगी, अगर कम हो गई तो क्या होगा, उसकी साइडें क्या होंगी, छूट जाएंगी, ठीक है, साइडें क्या होंगी, छूट जाएंगी। तो वही यहाँ पर लिखा है, द कटिंग एज क्लियर्स द विड्थ ऑफ द वर्कपीस ऑन ईदर एंड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, द कटिंग एज मे और मे नॉट क्लियर, ठीक है, मे और मे नॉट क्लियर द विड्थ ऑफ वर्कपीस, ठीक है, क्लियर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ओके। थर्ड वन हमारा आता है, चिप फ्लोज नॉर्मल टू द कटिंग एज। जो हमारी चिप है वो कहाँ फ्लो करती है, नॉर्मल करती है फ्लो। अगर हम जैसे इसी बुक को ही एग्जाम्पल लेके चलें, तो अगर हम इसको कटिंग कर रहे हैं तो इसकी जो चिप फ्लो होगी वो कहाँ होगी, नॉर्मल टू द कटिंग एज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, चिप फ्लो साइडवेज इन अ लॉन्ग कर्ल। यहाँ पर जो भी आपने देखा होगा अपने लेथ मशीन में, जब आप गए होंगे वहाँ पर आपने जो भी वर्कशॉप होती है, तो वर्कशॉप में अगर आपने देखा होगा, जो हमारी जो चिप बनती है वो कैसी बनती है, कर्ल बनती हैं, ठीक है। बार बार उनमें क्या होती है, राउंड होती चली जाती हैं जैसे बनने के टाइम। तो वहाँ पर हम कौन सी कटिंग कर रहे होते हैं, ऑब्लिक कटिंग हम कर रहे होते हैं। जैसे ऑब्लिक कटिंग यहाँ पर क्या होगा, जब हम काटेंगे तो ये चिप क्या होगी, धीरे धीरे मुड़नी, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो क्या होगी, ये मुड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कर्ल होनी शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगी, ठीक है। कि जब उसकी लंबाई कुछ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो चिप फ्लो कैसे करते हैं यहाँ पर, साइड वेज, ठीक है, साइड वेज जो है चिप फ्लो करती हैं। यहाँ पर क्या होती है, टूल लाइफ इज लेस। अब आप ही एक बात बताओ, अगर आप इसको इस तरीके से काटोगे तो क्या होगा, टूल लाइफ हमारी क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो टूल का टिप होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो टूल लाइफ क्या होती है, कम होती है, टूल लाइफ इज लेस। यहाँ पर क्या होती है, टूल लाइफ इज मोर, क्योंकि हम अच्छे से कटिंग जो कर रहे हैं, हमारा जो टिप है वो इतना ज़्यादा उससे नहीं रब कर रहा है, तो वो क्या होती है, उसकी जो टूल लाइफ क्या हो जाएगी, मोर, ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हीट जनरेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि यहाँ पर हीट जनरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाकी आप डायग्राम से भी अच्छे से तरीके से जो है इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं। ये वर्क पीस है, ये चिप है, ये क्या है, टूल है, ठीक है। यहाँ पर ये वर्क पीस है, ये हमारा टूल है, ये हमारी क्या है, चिप है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो वो चिप है हमारी। तो ये दोनों में जैसा जैसा अगर मैंने यहाँ पर लिख रखा है वैसा ही डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते होंगे, ठीक है।
तो ये बेसिक था हमारा मशीनिंग के बारे में कि मशीनिंग क्या कहते हैं, मशीनिंग या मेटल कटिंग किस चीज़ को कहते हैं, मशीनिंग में जो टूल्स यूज होते हैं वो सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट कटिंग टूल उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल या शियर एंगल, ठीक है, उनके बारे में हमने यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस किया। बाकी ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके आगे की बात करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में इस पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी होगी, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप जो है जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस पूरे वीडियो में अगर कहीं पर आपको कोई डाउट आया हो या कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हमारे ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, इसको आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।